ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। अनुप्रयोगों से लोहे को जंग खा जाता है, स्थिरता से पानी शुद्धता खो देता है, इसी तरह निष्क्रियता मस्तिष्क की ताकत सोख लेती है। ये किसने कहा है? लियोनार्डो दा विंची ने कहा है। संविधान के मूल्य और लोकतंत्र की दिशा। और संविधान का जनक किसे कहा जाता है? संविधान का पिता भीमराव अंबेडकर साहब को। भीमराव अंबेडकर साहब हमारे देश के पहले कानून मंत्री थे, ये भी याद रखिएगा। तो भारत के आजाद होने के बाद देश का स्वनिर्मित संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था और इसमें प्रत्येक नागरिक को समानता, समता और गरिमा के साथ जीवन यापन करने के लिए आवश्यक प्रावधान निहित थे और इनके क्रियान्वयन के लिए देश को अपनी संसद की संरचना करने का उत्तरदायित्व मिला। साथ ही हर प्रकार की विविधता से परिपूर्ण संप्रभु राष्ट्र के संचालन और पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी भी मिली। अंग्रेजों के शोषण के कारण देश आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत कठिन स्थिति में था, मगर भारत को उसके परंपरागत ज्ञान, त्याग और वैश्विकता से अलग नहीं किया जा सकता था। परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र होने वाले राष्ट्रों में भारत के संविधान ने अपना अग्रणी स्थान बनाया और उसके क्रियान्वयन ने इससे सिद्ध भी कर दिया कि लोकतंत्र में संविधान सत्ता पक्ष को मार्ग दिखाता है और विपक्षों को विकल्पों के साथ सकारात्मक आलोचना के ऐसे अवसर प्रदान करता है जो उसे सत्ता में वापसी की राह दिखाते हैं। 26 नवंबर 1949 से कुछ प्रावधानों के साथ संविधान आ चुका था। 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को आप लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यह अपेक्षित ही है कि सत्ता पक्ष हर समय दोहराता है कि वह निष्ठापूर्वक संविधान का पालन कर रहा है, जबकि विपक्ष इसे नकारता है। कौन सही है कौन नहीं, इसका फैसला जनता विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में करती रही है। यह राजनीति में शालीनता के स्तर का मापक होता है कि जो चुनाव में विजयी ना हो पाए वह भी विनम्रता से जन निर्णय को स्वीकार कर ले, मगर इस मामले में हम कमजोर होते जा रहे हैं। दुर्भाग्य से शालीनता, समता, समादय, सौम्यता जैसे व्यवहारिक तत्व राजनीति में ढूंढ पाना लगातार कठिन होता जा रहा है। भारत का संविधान निर्माण करने वाले अधिकांश लोग वे थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी की थी और जो देश को भली भांति समझते थे। भीमराव अंबेडकर साहब और राजेंद्र प्रसाद जी की संविधान निर्माण में अग्रणी भूमिका थी। दोनों ही विद्वान और प्रखर अध्येता थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण संविधान सभा की अंतिम बैठक में इन दोनों के भाषण के कुछ विशेष अंश जो उनकी दूरदृष्टि की उज्ज्वलता तथा सटीकता को दर्शाते हैं। उनकी चिंताओं ने अब वह स्वरूप ले लिया है जिसकी आशंका उन्होंने जताई थी। अंबेडकर ने आगाह किया था कि संविधान और उसके बाद की राजनीति दुहाई तो समता और समानता की देगी, लेकिन जो सामाजिक और सांस्कृतिक दूरियां सदियों में पनपी थी तथा जो सांप्रदायिक दूरियां भारत विभाजन में जन्मी थी वे संविधान की व्यवहारिकता को प्रभावित करेंगी। और जो पाकिस्तान आप लोग देखते हैं ना, ये 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था, भारत से अलग होकर बना था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है। 26 नवंबर 1949 को राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि राष्ट्रहित और जन कल्याण इस पर निर्भर करेगा कि देश का शासन तंत्र कैसे चलता है और उसे चलाने वाले लोग कैसे हैं। यदि चयनित प्रतिनिधि चरित्रवान और ईमानदार होंगे तो अनेक कमियों के रहते हुए भी यह संविधान लोक कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकेगा। और इससे पहले 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर ने आगाह किया था कि संविधान समता और बराबरी पर जोर देगा, लेकिन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में लंबे समय से चले आ रहे विरोधाभास अनेक अवरोध उत्पन्न करेंगे। ऐसे में संवैधानिक लोकतंत्र को व्यवहारिकता में चल रही अलोकतांत्रिक परंपराओं का सामना करना पड़ेगा। स्पष्ट है कि यह आमजन की और राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी होगी कि इन दूरियों को समाप्त किया जाए। संविधान की आत्मा को समझकर उसके क्रियान्वयन के लिए जो आवश्यक तत्व इन दोनों के भाषणों से निकलते हैं और वे है अनुकरणीय नेतृत्व तथा नागरिकों का चयनित नेताओं और उनके चरित्र पर विश्वास बने रहना। प्रारंभ तो सही दिशा में हुआ था, लेकिन आप देखें कि सत्ता के आकर्षण ने अनेक राजनेता दिग्भ्रमित होते जा रहे हैं और वे संविधान की मूल भावना से मुंह फेरकर देश देखते ही भूल गए हैं। कठिन समय में भी संविधान ने लोकतंत्र की मूल भावना से
अपने समृद्ध होने के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। वर्ष 1977 का लोकसभा चुनाव अपने आप में ऐतिहासिक था। देश में पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी, सत्ता हस्तांतरण शांतिपूर्वक गरिमा के साथ हुआ। जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर इंदिरा गांधी के विरोध में जनमत बना और अनेक विरोधी दल साथ आए। कांग्रेस हारी। जो कुछ संवैधानिक व्यवस्था में 25 जून 1975 को आपातकाल लगाने पर बिखर गया था, वह 1977 में सारे विश्व के समक्ष सशक्त होकर उभरा। राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है, इमरजेंसी की बात हो रही है। अनुच्छेद 352 को पढ़ते हैं तो किसकी इमरजेंसी की बात की गई। अनुच्छेद 356 को पढ़ते हैं तो राष्ट्रपति शासन की बात की गई। अनुच्छेद 360 को वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। चुनाव में जनता ने अपने उत्तरदायित्व का आकलन किया और जो पीढ़ियों से कांग्रेस के समर्थक थे, वे भी अपने निर्णय तथ्यों के आधार पर ले सके। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने भारत को पत्र लिखकर बधाई दी और इसे अमेरिकी लोगों समेत समूचे वैश्विक समुदाय के लिए प्रेरणादायक बताया। उस समय राष्ट्रव्यापी स्तर पर सामान्य जन ने अपने मत के महत्व और ताकत को पहचाना, मगर वह नवनिर्वाचित लोकसभा केवल 2.5 साल ही चल सकी। जो सत्ता में आए वे स्थिति को संभाल नहीं पाए और देश की जनता ने अगले चुनाव में इंदिरा गांधी को पुनः सत्ता सौंप दी। देश में एक ऐसी पीढ़ी अभी भी मौजूद है जिसने वर्ष 1952 के बाद के सभी चुनाव देखे हैं और वे उस परिवर्तन के साक्षी भी रहे हैं और जिसमें अब बात छोड़कर त्याग और जन कल्याण की संस्कृति को हाशिए पर धकेल दिया गया तथा संग्रहण, लालच तथा स्वार्थ को जमकर बढ़ावा दिया गया। पहले के नेताओं के लिए जनता सर्वोपरि थी, आज के नेताओं के लिए खुद सर्वोपरि है, उनका परिवार सर्वोपरि है। संसद की कार्यवाही प्रारंभिक वर्षों में जिस शालीनता से चलती थी वो नई पीढ़ी के लिए अनुकरणीय थी। पक्ष विपक्ष में किसी प्रकार की कटुता या बेमनस्ता का कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलता था। अब देख लीजिए, एक दूसरे को गाली देने लगते हैं, मारने के लिए दौड़ने लगते हैं। संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष कश्यप ने अपने एक पुस्तक में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा प्रस्तुत एक संशोधन पर उनके और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच संवाद का जिक्र किया है, जो आज के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण समझ प्रदान करता है। जब नेहरू ने राजगोपालाचारी से कहा बहुमत मेरे साथ है, तो उन्होंने कहा कि यह बात बिल्कुल सही है कि बहुमत आपके साथ है, लेकिन तर्क मेरे साथ है। इसके बाद पंडित नेहरू ने उनके तर्क के आधार पर पूर्ण संशोधन को स्वीकार कर लिया। ऐसे अनेक संदर्भ याद किए जा सकते हैं जो दलगत विचारधारा से ऊपर उठकर देश हित और जन कल्याण के लिए कार्य करने के प्रति प्रेरित करते हैं। आज हम कहां पहुंचे। पहले के दशकों में यह कल्पना तीत था कि कोई राजनीतिक दल या जनप्रतिनिधि विरोध के नाम पर संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाएगा, मगर आज संसद में ऐसे दृश्य अनेक बार देखने को मिल जाते हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि जब यह कहते हैं कि वे संविधान का तथा अंबेडकर और राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों का सम्मान करते हैं, तो यह देश की जनता के लिए महज छलावा लगता है। यह याद रखना होगा कि जब तक देश हित और लोक कल्याण की भावना को राजनीतिक विचारधारा एवं निजी स्वार्थ से ऊपर नहीं रखा जाएगा, तब तक संविधान के मूल तत्व और लोकतंत्र की आत्मा को जीवित रखना आसान नहीं होगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइएगा। ये दूरदर्शिता की राय, ये आप देखिए, युद्ध और सत्ता के संदर्भ में कूटनीति और रणनीति जैसे शब्द भले ही बड़े और जटिल प्रतीत होते हो, पर उनकी असली नींव अक्सर हमारे बचपन में ही रख दी जाती है। जब हम दिनचर्या के छोटे बड़े लक्ष्य पूरे करने के लिए अपने अनूठे तरीकों का निर्माण कर रहे होते हैं, तब अनजाने में ही हम निर्णय लेने और संबंधों को संतुलित रखने की कला भी सीख रहे होते हैं। हमारे रोजमर्रा के काम जैसे जब हम अपने लिए कुछ लेने से पहले आसपास के लोगों की आवश्यकता पूछ लेते हैं या अपने काम को इस प्रकार करते हैं कि किसी और को उसके कारण असुविधा ना हो, वही इस समझ की शुरुआत होती है। जब छोटे छोटे निर्णयों में हमें दूसरों का ख्याल रखना, बांटना और धैर्य रखना सिखाया जाता है, साथ ही हमारे बड़े भी अपने आचरण से सही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तब हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने की मार्ग को केवल उसकी लंबाई या उससे मिलने वाले लाभ के आधार पर नहीं, बल्कि नैतिकता और व्यापक दृष्टि से देखने लगते हैं। हर अनुभव के साथ हमारा व्यक्तित्व परिष्कृत, मजबूत और सुदृढ़ बनने लगता है। न्यायपूर्ण और स्पष्ट निर्णय लेना धीरे धीरे हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। कहने को तो यह आचरण सामान्य शिष्टाचार की श्रेणी में आता है, जो लगभग हर व्यक्ति को बचपन में सिखाया जाता है, लेकिन भविष्य में जब जीवन अपना पूर्ण आकार लेता है और हमारे निर्णयों का प्रभाव पहले से कहीं अधिक व्यापक हो जाता है, तब हमारी कार्य योजना और निर्णयों को कूटनीति और रणनीति का नाम दे दिया जाता है। जबकि हमारे भीतर बचपन में विकसित हुई वही कोमल संवेदनाएं और आदर्श ही हमारा मार्गदर्शन कर रहे होते हैं। सच यह है कि हमारे व्यक्तित्व के सोचने समझने की दिशा बचपन में ही चुपके चुपके तय होती रहती है।
जब हमें परिवार से लेकर समाज और हमारे खेलने कूदने से लेकर स्कूल तक में व्यवहारों आदि के संदर्भ में सिखाया जाता है, वह हमारा सामाजिक प्रशिक्षण होता है और जिसके जरिए हमारे जीने का ढंग तय होता है और इसके समानांतर ही हम अपने सामने घटने वाली घटनाओं को लेकर राय बनाते हैं, अपने भीतर संचित आग्रहों के आधार पर उसका आकलन करते हैं। हाँ, बाद के दिनों में कुछ परिस्थितियों में अगर हमें अपने स्वतंत्र विवेक के साथ जूझने का मौका मिलता है और हम उसे स्वीकार करके सोचने समझने की नई दिशा पर भी विचार करते हैं, तब हमारी कूटनीतिक दिशा भी बदल सकती है। कई बार कूटनीति को नकारात्मक अर्थों में देखा जाता है, जिसका वास्तविक कारण मनुष्य के भीतर की दुर्बलता होती है। ये आप देखिए, जब व्यक्ति अपने भीतर आवश्यक जीवन मूल्यों, आदर्शों और विचारों को पनपने का अवसर नहीं देता, तब उसके निर्णय स्वार्थ संकीर्ण सोच या भय से प्रेरित होने लगते हैं। ऐसे में परिपक्व विचारों तथा न्याय संगत और साहसिक योजनाओं की अपेक्षा करना ही अनुचित है। दरअसल कूटनीति केवल परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने की कला नहीं है, बल्कि यह एक चुनाव भी है, और एक ऐसा चुनाव जहां हम तत्काल लाभ और स्वार्थ से ऊपर उठकर व्यापक हित, संतुलन और न्याय को प्राथमिकता देते हैं। यह वही समझ है जो बचपन की सरल सीखों से विकसित होकर जीवन के जटिल निर्णयों में हमारे मार्गदर्शन करती है। हम किन आदर्शों को लेकर चलते हैं, यही निर्धारित करता है हमारे निर्णय किस दिशा में आकार लेंगे, हम कितने दृढ़ बन सकेंगे। आम जीवन में भी कूटनीति का अर्थ केवल छल या फिर चतुराई नहीं है। जब व्यक्ति गंभीरता से अपने प्रत्येक कार्य और व्यवहार की जिम्मेदारी स्वीकार करता है, तब वह स्वाभाविक रूप से संवेदनशीलता, संतुलन और समझदारी के साथ व्यवहार करने लगता है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए भी वह इस बात का ध्यान रखता है कि किसी का अहित ना हो। सही ढंग से बनाई गई योजनाएं संबंधों को सुदृढ़ बनाती है और समाज में सामंजस्य बनाए रखने में सहायक होती है। जब यही सोच व्यक्ति से आगे बढ़ती है तो समाज के स्वरूप को भी प्रभावित करने लगती है। इस संदर्भ में यह समझना आवश्यक हो जाता है कि कूटनीति केवल युद्ध और सत्ता का उपकरण मात्र नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति और समाज दोनों को परिभाषित करने वाली एक दृष्टि है। सही कूटनीति किसी एक नेता तक सीमित नहीं रहती है, वह एक ऐसा पथ प्रदर्शक विचार बन जाती है जिसका अनुसरण करने के लिए किसी आदेश की नहीं बल्कि विश्वास की आवश्यकता होती है। निसंदेह यात्रा उसी क्षण आरंभ होती है जब व्यक्ति अपने प्रत्येक निर्णय में न्याय को चुनने का साहस अपने भीतर जागृत करता है। भले ही इसकी शुरुआत किसी एक व्यक्ति या निर्णय से हो, और पर धीरे धीरे यह पूरी आवाम के चरित्र को प्रभावित करने लगती है। और जब निर्णय भय के प्रभाव में लिए जाते हैं, तब कूटनीति केवल बचाव का साधन बनकर रह जाती है और व्यक्ति अपने ही विवेक से पराजित हो जाता है। वास्तविक और सार्थक कूटनीति वही है जो तटस्थ और संतुलित दृष्टि के साथ सही कार्य करने का मार्ग दिखाए। ऐसी कूटनीति न केवल व्यक्ति के चरित्र को मजबूत बनाती है, बल्कि समाज में विश्वास और न्याय की भावना को भी बनाए रखती है। मजबूत समाज की नींव उसके मूलभूत आदर्शों और मूल्यों पर टिकी होती है। यही वे आधारभूत स्तंभ हैं जिन पर सही और न्यायपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। जब समाज अपने इन आदर्शों के प्रति स्पष्ट होता है, तभी उसकी कूटनीति भी संतुलित और दूरदर्शी बनती है। क्या होती है? दूरदर्शी बनती है। या देखिए, छोटी छोटी टिप्पणियां हैं, इन्हें भी पढ़ लिया करिए, देख लिया करिएगा आप लोग। इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां डाल दी जाती है। अपराध का संजाल। यह चिंता की बात है कि देश की जेल में बंद होने के बावजूद किसी कैदी पर अपनी आपराधिक गतिविधियां संचालित करने के आरोप लगते हैं और मामला अन्य देशों के दायरे में ही पहुंच जाता है। सरकार को जहां समय रहते इस मामले पर सख्त कदम उठाना चाहिए था, वहां उसने लगातार इस सवाल की अनदेखी की कि जेल में होने के बावजूद कोई कैदी कैसे अपनी मनमानी कर पा रहा है और उसे किसका संरक्षण मिला हुआ है। ऐसे आरोप आम रहे कि कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद होने के बावजूद देश और विदेश में काम कर रहे अपने गिरोह के जरिए हत्या, रंगदारी, फिरौती जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम देता रहा है। अब अमेरिका के न्याय विभाग के आरोप पत्र में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को अभिनेता सलमान खान के घर पर गोलीबारी, पंजाबी अभिनेता और गायक गिफ्फी गेबाल को धमकी तथा पंजाबी गायक सिंधु मूसेवाला की हत्या को अंजाम दिलाने जैसी कई घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। आरोप पत्र में यह भी कहा गया कि इस संगठित गिरोह के सदस्यों ने अक्सर भारत और विदेश में बसे भारतीय समुदाय की सांस्कृतिक और राजनीतिक हस्तियां तथा बड़े व्यवसायियों को हिंसा का निशाना बनाया गया। जाहिर है कि लॉरेंस बिश्नोई की हरकतों के बारे में जितनी भी जानकारी सामने आ सकी, उस आलोक में अमेरिका के न्याय विभाग के आरोप पत्र में आए तथ्य हैरान नहीं करते हैं, मगर यह समझना मुश्किल है कि वह अपनी आपराधिक योजनाएं बनाने से लेकर उन्हें अंजाम देने तक की सुविधाएं कैसे और किसके लिए जरिए हासिल करता रहा। अब एक अभियान के तहत अमेरिका, कनाडा, स्पेन की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने
ने मिलकर जो कार्रवाई की उसमें 3 देशों में 24 लोगों की गिरफ्तारी की गई और 37 के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। विचित्र यह है कि बिश्नोई की आपराधिक गतिविधियों के लिए किसी अन्य देश में आरोप पत्र तय किए जाते हैं, लेकिन भारत में ऐसी ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई और जिससे जेल में बंद एक कुख्यात कैदी को अपना अपराध तंत्र संचालित करने से रोका जा सके। बिश्नोई के गिरोह के सदस्य सोशल मीडिया पर अपना प्रभाव बढ़ाने, भय पैदा करने के लिए खुलेआम धमकी जारी करते थे और उनके खिलाफ समय पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। गौरतलब है कि कनाडा में एक खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर लगा था। उसी संदर्भ में भारत और कनाडा के बीच गंभीर कूटनीतिक विवाद पैदा हो गया था और अब अमेरिका न्याय विभाग के आरोप पत्र के बाद सबसे बड़ी चुनौती यह है कि भारत में पुलिस बिश्नोई को जेल में मोबाइल फोन, इंटरनेट आधारित संचार उपकरणों का उपयोग करने की सुविधा देने वाले तंत्र का पता लगाए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। बिश्नोई अगर जेल में बंद रहते हुए भी अपनी आपराधिक योजनाओं को अंजाम दे पाता था तो उसमें यही पहलू सबसे अहम है कि उसे तकनीकी संसाधन कैसे हासिल हुए, उसे मुहैया कराने तथा आसानी से इसका इस्तेमाल करने की सुविधा उसे किसके संरक्षण में मिलती थी। क्या इसमें सिर्फ संबंधित जेल के कर्मचारियों या अधिकारियों की मिलीभगत थी या फिर उसके तार उच्च स्तर पर कहीं जुड़े थे। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत में लॉरेंस बिश्नोई को जेल में एक आम कैदी की तरह ही रखा जाएगा, उस पर भी कानून के सख्त प्रावधान लागू होंगे। एक कसौटी पर शिक्षा का अर्थ केवल किसी विषय के ज्ञान का संग्रह नहीं बल्कि बौद्धिक कौशल, विश्लेषणात्मक सोच तथा व्यवहारिक, सामाजिक और भावनात्मक क्षमताओं का विकास है, जिसका जिम्मा शिक्षक के कंधों पर होता है, जो विद्यार्थी के भविष्य का निर्माण करता है। और इसके लिए विद्यालयों में विद्यार्थियों और शिक्षकों की संख्या के बीच सही अनुपात होना भी जरूरी है, क्योंकि इसी से तय होता है कि शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर कैसा होगा। मगर सरकार के ताजा आंकड़ों पर गौर करें तो स्थिति चिंताजनक नजर आती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 1 लाख से अधिक विद्यालय ऐसे हैं जहां केवल एक ही शिक्षक तैनात है और इससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इन विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता कैसी होगी। रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई कि वर्ष 2023-24 और 25-26 के बीच सरकारी विद्यालयों के दाखिले में करीब 86 लाख की कमी दर्ज की गई। सरकार के आंकड़े न केवल शिक्षा की गुणवत्ता बल्कि शिक्षा में समानता पर भी सवाल खड़े करते हैं। जाहिर है कि सरकारी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे ही दाखिला लेते हैं। अगर शिक्षकों की कमी के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है तो यह उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित कर देता है। सरकार का तर्क है कि एक ही शिक्षक के सहारे संचालित किए जा रहे विद्यालयों की संख्या वर्ष 2025-26 में उससे पहले के वर्ष की तुलना में कुछ कमी आई, लेकिन क्या यह मामूली सुधार संतोषजनक स्थिति के लिए काफी है? किसी विद्यालय में एक शिक्षक का होना यह दर्शाता है कि सरकार की शिक्षा नीति में खामियां हैं और जिसका खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। रिपोर्ट से पता चलता है कि सरकारी विद्यालयों में जहां बच्चों के दाखिले में कमी आ रही है, वहीं 2023-24 और 25-26 के दौरान निजी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या में 88 लाख से अधिक की वृद्धि हुई है। इससे स्पष्ट है कि सरकारी विद्यालयों पर आम लोगों का भरोसा कमजोर हो रहा है। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और देखिए, मैं कह नहीं रहा हूं आपसे, सबको पता है कि सरकारी स्कूलों की क्या खस्ता हालत है। कभी आप देखिए छत गिर जाती है तो बच्चे दब जाते हैं, कभी आप देखते हैं अशुद्ध पानी मिलता है, कभी शौचालय की व्यवस्था नहीं है, कभी आप देखते हैं कि वो मिड डे मील मिलता है, मध्याह्न भोजन, उसमें आप देख सांप मिल जाता है, कभी छिपकली मिल जाती है, कभी कॉकरोच मिल जाता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं। और एक ही शिक्षक कई स्कूलों में है, वो कक्षा पहली से लेकर आप देखिए 5वीं तक पढ़ा रहा है, सभी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। तो इस तरह की है व्यवस्था। आज के समय में आप देखिए जो दिहाड़ी मजदूरी भी करता है ना, वो भी नहीं चाहता है कि उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें, क्योंकि उसे भी पता है कि सरकारी स्कूल की क्या स्थिति है और वो भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने की इच्छा रख रहा है, पढ़ा भी रहे। और दूसरा ये कि देखिए, ये बड़ा गिरोह है एक तरह से सरकारी स्कूलों को खत्म करने का। अब प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं और प्राइवेट स्कूल किसके खुल रहे हैं? बड़े बड़े बिजनेसमैनों के, बड़े बड़े नेताओं के। तो आप देख लीजिए फिर क्या होगा, फिर तो वही होगा जो होना है। अगर सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाए तो प्राइवेट स्कूलों का क्या होगा? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, बचेंगे नहीं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।